हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी प्रश्न बैंक की आंसर सीरीज चली है, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम जीव विज्ञान के इकाई 4 अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर देखेंगे। ये सभी प्रश्नों के आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम आपको प्रश्न बैंक के आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आपको डेली देखना है। लगभग आपके पेपर जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। जिसने तैयारी नहीं की थी उसके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि वे अपनी तैयारी को कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी अच्छी थी वो अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते ताकि अच्छे अंक मिल सके। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम इसी प्रकार के आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, केमिस्ट्री की भी, उन्हें भी जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा हुआ था, जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझाइए। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। वैज्ञानिक द्वारा डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार हेर फेर करने को जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण दो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाना, डीएनए की मरम्मत करना, या डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड को हटाकर या जोड़कर या विस्थापित करके इच्छित संरचना वाले डीएनए अणुओं का संश्लेषण करने की जो तकनीक होती है वही जीन मैनिपुलेशन कहलाती है। इसके माध्यम से हम जीन की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, जीवधारियों में इच्छित गुणों का समावेशन कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम आनुवंशिक रोगों का उपचार कर सकते हैं, उत्कृष्ट जंतु पादपों का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि इस विधि के द्वारा आनुवंशिक वैज्ञानिक जीन की संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन द्वारा विस्थापित करके आनुवंशिक रोगों से मानव जाति को मुक्ति दिला सकेंगे, अथवा मानव द्वारा में आने वाले पादपों व जंतुओं की नस्लों का सुधार कर सकेंगे। आनुवंशिक पदार्थ के संगठन में हेर फेर, डीएनए की संरचना का ज्ञान एक अत्याधुनिक तकनीक के विकास के कारण संभव हो सकता है। इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2, फसल सुधार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के 3 उपयोग लिखिए। तो इसमें हम फसल सुधार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग देखेंगे। इसमें पहला उपयोग है, धान्यों में स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण पैदा करने के प्रयास में काफ़ी सफलता मिली है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वह दलहनी पौधे होते हैं, परंतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से धान्यों में स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के गुण पैदा करने में भी सफलता मिली है। नेक्स्ट उपयोग हो गया इसका, पौधों की जंगली प्रजातियों से जीनों को प्राप्त कर उन्हें फसली पौधों में स्थानांतरण कर उनमें परजीवियों तथा कीड़े मकोड़ों की प्रतिरोधकता पैदा करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पौधों की जो जंगली प्रजाति होती है उनमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता अधिक होती है, उसका हम उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से फसली पौधों में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे कीड़े मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट उपयोग हो गया इसका, केंद्रकीय एवं हरित लवक जीन्स को पुनः समायोजित कर फसली पौधों की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो हम प्रकाश संश्लेषण की क्षमता बढ़ा पाएंगे, जिसके कारण जो पौधों की ग्रोथ होंगी उसमें भी वृद्धि हो जाएंगी। इसके अलावा C3 पौधों को C4 पौधों में परिवर्तित करने के प्रयास में भी इस तकनीक द्वारा आशान्वित सफलता मिली है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 3, जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए। इसमें पहला उपयोग होगा, किसी जीव के इच्छित जीनोटाइप को संरक्षित करने में। तो जो जीनोटाइप होता है वह जो डीएनए की संरचना होती है उसको संरक्षित करने में जीन क्लोनिंग का उपयोग किया जाता है। सेकेंड इसका उपयोग होगा, उच्च गुणों वाले जीवों को सरलता से प्राप्त करने में। तो जो उच्च गुण वाले उत्कृष्ट पौधे हैं या उत्कृष्ट जीव जंतु है उसे हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उच्च गुण वाले जीवों को उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट उपयोग होगा, विलुप्त हो रहे पादपों तथा जंतुओं को संरक्षित करने में। विलुप्त हो रही प्रजातियों का हम जीन क्लोनिंग के माध्यम से संरक्षण या उनका उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट उपयोग है इसका, उपयोगी जीव जंतु जैसे जो दूध का निर्माण करते हैं या प्रोटीन देने वाले होते हैं उन जंतुओं का निर्माण कर सकते हैं जीन क्लोनिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 4, चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के कोई 3 उपयोग लिखिए।
तो इसके हम उपयोग देखेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के। इसमें पहला उपयोग हो गया, गोइडल ने ई कोयली के डीएनए में इस हार्मोन के जीन को निवेशित कर माध्यम से मनुष्य के वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण कराया। नेक्स्ट उपयोग है, हेपेटाइटिस बी एक संदूषित जीन के कारण होता है। इसे प्रतिस्थापित कर वैज्ञानिकों ने इस रोग का इलाज ढूंढ लिया। मतलब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का निर्माण आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट उपयोग है, कृत्रिम जीन निर्माण द्वारा जीन संवर्धन तकनीक, जिसे कहा जाता है मानव इंसुलिन मधुमेह की बीमारियों को दूर करने के लिए तैयार करना। मतलब कृत्रिम जीन निर्माण विधि द्वारा मधुमेह के लिए इंसुलिन का निर्माण किया जाना, जिसके कारण मधुमेह की बीमारी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 5, जीन्स बैंक से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो इसका करेक्ट उत्तर देखेंगे, जीन्स को जीवों के अथवा संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करने वाली संस्था या स्थान को जीन बैंक कहते हैं। जीवों के जीन्स को हम जीन्स बैंक के द्वारा संरक्षित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम डीएनए कहते हैं, उसका भी संरक्षण कर सकते हैं। इसका सबसे पहला उपाय यह है कि दुर्लभ जीवों को संरक्षित रखा जाता है। दूसरे उपाय के अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं या ऊतकों को सुरक्षित रखा जाता है। इसके महत्व को देखेंगे, जीन्स बैंक में जीनों को संरक्षित रखकर इनके द्वारा नई उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है तथा उन पर अनेक वैज्ञानिक परीक्षण भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 6, आनुवांशिक इंजीनियरिंग की महत्ता एवं उसके उपयोग को लिखिए। तो इसमें हम उसकी महत्ता तथा उपयोग को लिखेंगे। मनुष्य को जैव तकनीक तथा आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई है। ऐसा लगता है कि इसकी सहायता से सूजनकी के क्षेत्र में कई विचार जो अब तक कल्पनामयी लगते थे, निकट भविष्य में वास्तविकता में बदल जाएंगे। इसमें हम आनुवांशिक इंजीनियरिंग के उपयोग देखेंगे। इसमें पहला उपयोग है औद्योगिक उपयोग। उच्च वर्गों या उत्कृष्ट गुणों वाले जीवों के विटामिन प्रतिजैविकी या हार्मोन्स के जीन का कोड करके तथा उनके संश्लेषित डीएनए को जीवाणु में पुनः स्थापित करके विटामिन्स, हार्मोन्स आदि यौगिकों को औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाना संभव हुआ है। इस विधि से मानव इंसुलिन का ह्यूमुलिन नाम से जैव संश्लेषण किया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम इंसुलिन का निर्माण कर सकते हैं, विटामिन का निर्माण कर सकते हैं। ये सभी औद्योगिक स्तर पर उपयोगी होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड, चिकित्सीय उपयोग। नई दवाइयों का जैव स्तर पर संश्लेषण तथा जीन चिकित्सा द्वारा हीमोफीलिया, फिनाइलिटोनिक्यूरिया आदि वंशागत रोगों का उपचार किया जाना संभव हुआ है। जीन अनुवांशिकी के द्वारा हम जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज कर सकते हैं। थर्ड हो गया कृषि क्षेत्र में उपयोग। जीवाणु अथवा नीले हरे शैवाल से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीनों का अनाज वाली फसलों में स्थानांतरण करने हेतु प्रयोग जारी है। इससे हमारी फसलें पर्यावरण से नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग कर सकेंगी और हमें कृषि में कृत्रिम उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। मिट्टी में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वे दो प्रकार से किया जाता है। एक तो हो गया दलहनी पौधों के जड़ों पर उपस्थित जीवाणुओं द्वारा, या तो दूसरा हो गया कृत्रिम उर्वरकों द्वारा। परंतु आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम नील हरे शैवाल से नाइट्रोजन यौगिकीकरण का स्थिरीकरण कर सकते हैं। फोर्थ है जीन संरचना अभिव्यक्ति में परिवर्तन। इस तकनीक द्वारा इच्छानुसार नए नए प्रकार के जीवों तथा वनस्पतियों का निर्माण संभव हो सकता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम जीन क्लोनिंग कर नए नए जीवों या नई प्रजातियों या वनस्पतियों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 7, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व एवं उपयोग को लिखिए अथवा आनुवांशिक अभियांत्रिकी की महत्ता एवं अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, जीन क्लोनिंग या पुनर्संयोजन तक डीएनए तकनीक व जैविक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस तकनीक के प्रमुख महत्वपूर्ण एवं उपयोग देखेंगे हम। इसमें पहला उपयोग है पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक या जीन क्लोनिंग के द्वारा हमें वांछित गुणों वाले जीनों को अन्य जंतु व पौधों में प्रत्यारोपित करके इनकी अच्छी किस्में तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के माध्यम से हम उत्कृष्ट गुणों वाले पादप या जीवों का जीन का संश्लेषण कर
नई प्रजाति की अच्छी किस्में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट उपयोग देखेंगे, इस तकनीक के द्वारा आनुवांशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है। आनुवांशिक रोग जैसे हेमोफीलिया जैसे आनुवांशिक रोगों का हम भ्रूणीय या बाल्यकाल अवस्था में या स्टार्टिंग की अवस्था में ही पता लगाकर उनको रोक सकते हैं या उनका उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस तकनीक की सहायता से विभिन्न प्रकार की पुनर्संयोजन वैक्सीनों का विकास किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका उदाहरण है कि हमने हेपेटाइटिस बी जो कि आनुवांशिक रोग है, इसकी वैक्सीन का निर्माण किया है पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसकी सहायता से जीन क्रिया नियमन के अध्ययन में सुविधा हुई है। मतलब जो जीनों के क्रिया होती है, डीएनए का जो संश्लेषण की विधि होती है, उनका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन एवं विटामिनों का औद्योगिक स्तर पर निर्माण किया जा रहा है, जो कि जीवाणुओं द्वारा संभव हुआ है। नेक्स्ट है, इस तकनीक के द्वारा उत्कृष्ट किस्म के प्रतिजैविकों का उत्पादन भी किया जा रहा है, जो कि रोगों के उपचार में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। नेक्स्ट है, हीमोफिलिक मनुष्यों में 7C जिसे हम एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन का अभाव होता है, यह फैक्टर रक्त के थक्का बनाने का कार्य करता है। इसके जीन क्लोनिंग के फलस्वरूप उपयुक्त मात्रा में 8C कारक का उत्पादन संभव है, जिसके कारण हीमोफिलिक मनुष्यों में रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी होता है। ये सभी हमने अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के सभी लघुत्तरीय प्रश्न को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 12 के सभी प्रश्न देखेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें डेली बेसिस पर देखें और सेकेंड टाइम उनका स्पीड बढ़ाकर देखें, ताकि आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो देखें, 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें, आपको पूर्णतः याद हो जाएंगी। धन्यवाद।